नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात होगी शहडोल की, जहां नवजातों की मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी खबर में हम बताएंगे आखिर क्यों शिवपुरी में एक दलित परिवार एसपी ऑफिस के सामने डेरा डालकर बैठ गया है। तीसरी खबर टीकमगढ़ से, जहां दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। चौथी खबर भोपाल से, जहां गरीबों के लिए राहत देने वाली खबर है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। शहडोल के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नवजातों की मौत के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। निमोनिया के चलते जिला अस्पताल में बच्चों की मौत हो रही है। 2 और बच्चों की मौत के बाद शहडोल से राजधानी तक हड़कंप मच गया। पिछले 72 घंटे के दौरान अस्पताल में अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 बच्चे आदिवासी समुदाय से हैं। इस मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर करते हुए आला अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन आज फिर 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। इन बच्चों को अनूपपुर जिले के थाटपाथर और हर्रा टोला गांव से गंभीर अवस्था में उपचार के लिए लाया गया था, जिनकी उपचार के दौरान देर रात मौत हो गई। दोनों मासूम कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल के पीआईसीयू और एसएनसीयू में भर्ती थे। जिला अस्पताल में एक साथ बच्चों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले जिले में एसएनसीयू में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी काफी हंगामा हुआ था। प्रदेश स्तर तक ये हंगामा पहुंच गया है। इसके बाद अब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल सहित एसएनसीयू का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया था। इस दौरान तत्कालीन सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटाने की कार्रवाई भी की गई थी। अब एक बार फिर मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच गया है। जांच के लिए एक विशेष टीम भोपाल से भेजी गई है, जो अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, लगातार स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर 12 घंटे बीतते हैं और मौत की खबर यहां से निकलकर सामने आती है। क्यों आखिर इस स्वास्थ्य केंद्र को इतना अनदेखा किया जा रहा है? आखिर क्यों कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता? अगर डॉक्टर ठीक नहीं है तो डॉक्टर बदल दीजिए, कम से कम इन मासूमों की जान पर आफत ना आएगी। चलिए, राहुल संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। राहुल, फिर 2 बच्चों की मौत हो गई, 6, 8, 10, 12, 24, फिर उसके बाद 36। क्या ये आंकड़े यूं ही बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ प्रशासन मौन धारण कर बैठा रहेगा? क्यों वहां स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई है? पहुंचने वाली है कहा जा रहा है, और टीम के पहुंचने के बाद भी क्या मौतों का आंकड़ा थम जाएगा? राहुल जी पारुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जबलपुर से विशेष जांच दल यहाँ पहुंच चुका है। 6 सदस्यीय जांच दल है ये। उनके साथ कलेक्टर शहडोल ने भी अभी निरीक्षण किया है एसएनसीयू वार्ड का और पीआईसीयू वार्ड का। अभी लगभग 33 बच्चों का इलाज यहाँ पे चल रहा है, जिनमें लगभग 4 बच्चों की हालत अभी और गंभीर बनी हुई है। एक समस्या यहाँ पे और भी आ रही है जो वेंटिलेटर की है। यहाँ जो लगातार लगभग 200 किलोमीटर के रेंज के सारे लोग इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं और 400 अस्पताल की क्षमता है, 400 बेड का अस्पताल है ये, जहाँ पे वेंटिलेटर की बहुत कमी हुई है। यहाँ पे 10 वेंटिलेटर की आवश्यकता है। अभी तत्काल में 3 ही वेंटिलेटर यहाँ पे उपस्थित है, जिससे कारण बच्चों की मौतें हो रही हैं। यानी 1.5 साल पहले भी आलम यही था राहुल, वेंटिलेटर यहाँ पर तब भी नहीं था और उसके बाद भी इस स्वास्थ्य केंद्र को गंभीरता से नहीं लिया गया। यहाँ पर जो उपकरण कम है, जो मशीनें कम है, उसी वक्त दुरुस्त कर देते तो बार बार ये मौतों का आंकड़ा सामने ना आता। बिल्कुल सही बात है। लगभग 1 वर्ष पहले भी इसी कंडीशन के कारण ही लगातार 24 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई थी और पूरा स्वास्थ्य अमला बिगड़ गया था। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारी पहुंचे थे, तत्काल पहुंचे थे और जांच के निर्देश दिए थे, सस्पेंड किया था, लेकिन उसके बाद भी जिला चिकित्सालय के आलम यहाँ नहीं बदल पाया अभी तक। जाहिर है जो लोग इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं कि किस तरह के पेशेंट आपको आसपास से मिल रहे हैं, उनको किस तरह की ज़रूरत है और कौन सा आप उपचार नहीं दे पाए जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर कोई और स्थिति बनती है, उसी वक्त उसकी मॉनिटरिंग की होती। ये टीम पहले ही रवाना हो चुकी होती। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.5 साल पहले अगर हम इस मामले को लेकर बात करें तो उस वक्त कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। राहुल जी बिल्कुल बिल्कुल, कमलनाथ जी की सरकार थी और उस समय तुलसीराम सिलावट साहब ये सब देख रहे थे। जी जी, और अभी भी वो मंत्री हैं, विभाग बदल गया है, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार बदल गई है, अभी भी टीम तो रवाना हुई है। पहले ही रवाना कर देते कमलनाथ जी अपने कार्यकाल में तो शायद ये दिन नहीं देख रहे होते हम।
नहीं, टीम तो उस समय भी आई थी, लेकिन जांच एक सरकारी खाना तंत्र पूर्ति को महज हुई। बिल्कुल बिल्कुल खाना पूर्ति हुई थी, सस्पेंड हुए थे, फिर वही आप देख सकते हैं कि सीएमएचओ की जो कुर्सी में है, फिर से वही डॉक्टर पदस्थ हो गए हैं। उस समय भी राजेश पांडे जी ने जो डॉक्टर अभी वहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनका नाम आपको पता हो तो मुझे बताइएगा राहुल, और कौन उनके ऊपर बैठे हुए हैं जो उन्हें वापस 6 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी, क्या वो डॉक्टर ले रहे हैं या सीएमएचओ ले रहे हैं या उस अस्पताल का प्रबंधन ले रहा है? जिम्मेदारी ले लीजिए ना, आप चलता हो जाइए उस अस्पताल से, दूसरा स्टाफ बैठाइए। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है पारुल। यहाँ पे आला अधिकारी पूरे सपोर्ट में है अपने पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों के उसमें कि उनकी गलती नहीं है। टोटल का पूरा आरोप ही लगाया जा रहा है परिजनों के ऊपर पे। राहुल, नजर बनाए रखिएगा वो टीम किस तरह की वर्किंग कर रही है। ये भी आए गए वाले ना हो ये टीम तो अच्छा है, तभी यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी। ये बताना होगा, मीडिया की तरफ से भी पूछना होगा सवाल कि आखिर क्या कमियां देखी आपने, और पहले जो टीम आई थी उसे वो कमियां क्यों नहीं नजर आई? पहले ही दुरुस्त कर दिया होता। एडमिनिस्ट्रेशन तो वही होता है, अधिकारी तो वही होते हैं, जिम्मेदार जो काम करने वाले लोग हैं, जो सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी तो वही है। वो क्यों नहीं इस मामले में काम कर पाई? भले ही सरकारें बदल गई हों, लेकिन जिनका जो काम है उन्हें तो सही तरीके से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वही अधिकारी दोबारा से पहुंचे हों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि पहले आप कौन सी जांच कर गए थे जो दोबारा आपको आना पड़ा, कौन सी वो चीजें थी जो आपको तब कम लगी थी और अभी भी वही कम लग रही हैं, तो भला पिछली बार क्या जांच हुई और आप क्या करने आए हैं, पूछेगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, क्या कुछ अपडेट मिलता है अपडेट दीजिएगा हमें भी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा उपचुनाव के बाद क्षेत्र में चुनावी रंजिश में प्रताड़ना के आरोप लगने लगे हैं। प्रताड़ना के ऐसे ही कहर की नजीर एसपी ऑफिस के ठीक बाहर नजर आई, जब वहां खटिया बिस्तर जमाकर चूल्हे पर एक दलित परिवार रोटी पकाते नजर आया। पूछने पर छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद परिवार के मुखिया बैराट थाना के ग्राम छलवासा के निवासी अजमेर सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव में इन्होंने अपना समर्थन मंत्री राजखेड़ा को नहीं दिया था। इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को प्रताड़ना के रूप में भुगतना पड़ रहा है। मंत्री के रिश्तेदार और गांव के दबंग रामकिशन और उसके परिवार ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। अब तक 3 झूठे केस दर्ज करवा चुके हैं, उन्हें जेल तक भिजवा चुके हैं। पोहरी क्षेत्र में कोई भी अधिकारी उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि ऑनलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस इस दलित परिवार पर भी शिकायत खत्म कराने का दबाव बना रही है। परिवार के सदस्यों ने बताया जब तक उन्हें न्याय और सुरक्षा नहीं मिलेगी वो गांव नहीं लौटेंगे, यहीं एसपी की चौखट पर पड़े रहेंगे। फिलहाल एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार भूरिया ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। रामकिशन धाकड़ा और वो कमर सिंह हमें दबाव डाल रहे पहले आपको फूलों वोट देनी है। हमने लोग हम नहीं देंगे, हमने तो तुम कहा देंगे, हम तो हमारे हाथी पे देंगे। अच्छा जीत है नहीं तो मैंने जहाँ वोट देना चलो पारेगा फूलों पे नहीं, हम तुम्हें गाँव में नहीं रह देंगे। अरे तो अब आप यार कटवा देगी और खाता ही जेठा रहे हैं एक से क्या चीज कॉल करी है तो पुलिस परेशान कर रही है, शिकायत है कटवा और भी तो वो परेशान कर रहा हो तो एसपी के नहीं गिरा तो कहाँ गिराएंगे। उन्होंने प्रताड़ना की बात कही है, कुछ धाकड़ परिवार के द्वारा कुछ झगड़ा होना बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में इनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध हुए हैं तो इनको झूठा लग रहा है। तो मेरे द्वारा एजे के टीआई को बुला के समझाइश दी गई है और अभी जांच के लिए कहा गया है। जांच के उपरांत जैसे भी कार्रवाई होगी आज ही हम करेंगे। तो देखिए मामला जो है वोट देने को लेकर है कि आपने अगर किसी और को वोट दे दिया तो सामने वाली पार्टी आपका जीना हराम कर देगी, जीना मुश्किल कर देगी। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बेचारे दलित परिवार के साथ। इन्होंने किसी और को वोट दिया होगा और उसके बाद जो दबंग रामकिशन है और उसके परिवार ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। अब ये जो परिवार है दलित परिवार, ये अपनी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस के सामने बैठ गया है। वहीं इनका खाना बनाना हो रहा है, वहीं इन्होंने अपना गुजर बसर शुरू कर दिया है, क्योंकि गांव जाते हैं तो धमकियां मिलती हैं, झूठे केस दर्ज करवा दिए जाते हैं इन पर। क्या अपने देश में, हमारे लोकतांत्रिक देश में, हम अगर अपने मत का उपयोग अपनी स्वेच्छा से, अपने जो सोच है या हमें जो अच्छा लगता है हम उसके लिए करेंगे तो क्या ये स्थिति होगी देश में? समझने की कोशिश करते हैं। रशीद संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद, वोट देना आपका अधिकार है, आप किसे वोट दें वो आपकी मर्जी है, इसका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, लोकतांत्रिक देश है हमारा।
लेकिन ऐसे में ये गांव तो इस दुनिया से, इस देश से अलग ही दिखाई दे रहा है, हमारे संविधान से बिल्कुल ही इतर। अगर आपने किसी और को वोट दिया है, आपके परिवार ने अगर किसी और को पसंद किया है वोट देने के लिए, जो आपका अधिकार है, ऐसे में जो दूसरी पार्टी वो आपका जीना मुश्किल कर देगी। जी पारुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वोट देना एक अधिकार है सभी व्यक्तियों का, और इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक मामला जो बहराड़ के झलवासा गांव का है, यहाँ ज्ञानी जाट अपने सीपी एसएसपी जो प्रवीण भूरिया हैं, उनके सामने अपना दुखड़ा रोया है कल आके, और पूरे परिजनों को लेके वो एसपी ऑफिस के सामने बैठे रहे। वहीं उनने अपना चूल्हा भी बनाया, वहीं उनने अपना भोजन भी बनाया, और गुहार लगाते रहे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जो राज्य मंत्री सुरेश राजखेड़ा हैं, उनके रिश्तेदार रामकिशन धाकड़ व उनके पुत्र जो चुनाव को लेकर जो भाजपा को हमने वोट नहीं दिया, उस पर दबाव बनाकर हमारे ऊपर कई 2 प्रकरण दर्ज करवा दिए 151 के। जी रशीद, अब आगे क्या? एडिशनल एसपी साहब ने जांच की बात तो कही है, लेकिन जांच की बात अब कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में ये भी मेंशन है रशीद कि इस परिवार के मुखिया पर झूठे केस भी दर्ज हुए हैं। अगर कोई रसूखदार होता तो मामला दर्ज करने से पहले 10 बार पड़ताल होती, लेकिन ये गरीब परिवार है, दलित परिवार है, इसके साथ इस तरह की राजनीति, मामले दर्ज हो जाते, अब आप कहते हैं कि जांच होगी? जी निश्चित तौर पर पारुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो गरीब परिवार होता है उसकी ज्यादातर देखा जाए तो सुनी नहीं जाती, और कोई रसूखदार होता है तो उसकी तुरंत सुन ली जाती है। क्योंकि एडिशनल एसपी ने इन परिवार को आश्वासन दिया है कि ये जगह थाने में जाकर आप बयान दें और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी पारुल। रशीद, अब आगे देखना ये होगा कि किस तरह से ये जो परिवार है ये वापस अपने गांव में जा पाता है या नहीं, आगे इनकी जिंदगी कैसे कटेगी इस गांव में, क्या पुलिस का जो काम है, पुलिस का जो खौफ है, इन दबंगों के अंदर पुलिस पैदा कर पाती है या नहीं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी आप और हम चर्चा करेंगे, एक और खबर निकलकर सामने आएगी, या हो सकता है आगे इस परिवार को फिर से हानि पहुंचाने की कोशिश की जाए, फिर कौन कंप्लेन करने आएगा जब ये परिवार ही नहीं रहेगा? तो देखना लाजमी होगा, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इस खबर को पूरे देश तक पहुंचाने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है कि आप अपना हक, अपना अधिकार जो संविधान आपको देता है उसका उपयोग करते हैं, और आप अपनी स्वेच्छा से कैसे वोट करते हैं या नहीं करते हैं, आपका खुद का हक है, अधिकार है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो आपको परेशान करना शुरू कर दें, तो क्या अगर ये सारे नियम, ये सारी चीजें जो हैं, व्यवस्थाएं जो हैं, ये इलीगल तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, ये अगर देश के अलग अलग तबकों में लागू होने लगी, तो क्या कोई भी वोटर या कोई भी हमारे देश का सिटीजन ईमानदारी से वोट कर पाएगा? चलिए रशीद, नजर बनाए रखिएगा, देखते हैं आगे इस मामले में आगे किस तरह के अपडेट सामने आते हैं, क्या कार्रवाई होती है। बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकम में एक घटना ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। देश में जहां महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा की बात की जाती है, टीकमगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला को निर्वस्त्र कर 3 युवकों द्वारा पीटा गया है। समझ रहे हैं आप? आसपास खड़े हुए लोग मूक दर्शक बनकर घटना को देखते रहे, तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव या युवकों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस घटना का वीडियो सामने आया है। युवक महिला पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाता रहा। आपको बता दें, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर में मंदिर के गेट के सामने ही आपसी विवाद के चलते सरेराह महिला को निर्वस्त्र किया गया, साथ ही मारपीट भी की गई उसके साथ। इस दौरान युवकों ने महिला के गुप्तांग में मिर्ची डालने का प्रयास भी किया। शर्मनाक। एक ही परिवार के 3 युवकों और कुछ महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया। सिटी कोतवाली टीआई सुनील शर्मा का कहना है, वीडियो सामने आया है, पुलिस बल गांव में भेजा गया है, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मामला टीकमगढ़ का है। शर्मनाक ये घटना। हमारे देश में महिलाओं को, बच्चियों को देवी स्वरूपा माँ सरस्वती, दुर्गा माँ, काली माँ की तरह पूजा जाता है, और कोई साबित नहीं कर पाए। इस घटना में मसला ये है कि एक महिला के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं कि इस महिला ने चोरी की है, उसको निर्वस्त्र करते हैं, उसके गुप्तांग में मिर्ची डालते हैं। कितना शर्मनाक। कहाँ जा रहे हैं हमारे देश के युवा, हमारे देश की संस्कृति, और अगर ये सोच पाल कर बैठे हैं तो माफ कीजिए, ये सोच बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। राजेश, एक बार फिर से मामला बताइए, और उसके बाद अब इन पर कार्रवाई क्या हो रही है इसके बारे में भी बताइए। जी मैं आपको बताऊं पारुल, ये कुंडेश्वर का मामला है। जो ये महिला है जो पीड़ित है, इसके पति की मृत्यु हो चुकी है,
और इसका कहना ये जो इसने अभी पुलिस को बयान दी है, क्योंकि पुलिस ने हालांकि तत्काल इस पे FIR भी की है। जो कोतवाली TI सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने तत्काल जाकर इस मामले की तहकीकात की और तत्काल महिला के कहे अनुसार FIR भी की। महिला का कहना है कि बालचंद नाम का जो व्यक्ति है उसने महिला के साथ अभद्रता की और जो पेड़ काटने पर जो बुराई थी, ये मामला अब एक पेड़ पर आ गया है कि क्योंकि किसी पेड़ काटने पर इनकी पारिवारिक विवाद हुआ होगा, उसको लेकर एक युवक है उसने महिला के साथ अभद्रता की और महिला के मारपीट के दौरान कपड़े फाड़ दिए। राजेश, कौन है ये युवक और अभी तक इनकी अरेस्टिंग हुई है, गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है? जी, ये युवक का नाम अजय है, अजय रजक, और ये इसको पुलिस ने तत्काल अरेस्ट भी किया है। और जो महिला है आशा रजक, इसके खिलाफ भी हुई है और जो धाराएं हैं 294, 323, 336, 506 के तहत FIR हुई है। राजेश, अब आगे इस मामले में धाराएं भी लगा दी गई हैं, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन क्या संदेश गया है इस वीडियो के निकलने के बाद, इस पूरी घटना के बाद समाज में? पारुल में आपको बताऊं, ये टीकमगढ़ जिला जो है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है और ये ऐसी जो घटनाएं जो ये सामने आती हैं, ये शिक्षा के अभाव के कारण आती हैं। अगर आदमी शिक्षित हो तो ये ऐसी जो निंदनीय जो घटनाएं हैं ये नहीं होंगी। अभी आप देखें कहीं बाहर चले जाए, अकेले ये ऐसे मामले सिर्फ ये बुंदेलखंड में ही आते हैं। अभी कुछ माह पहले खड़गापुर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें एक माँ और बेटी को पटक कर एक युवक ने मारा था। हालांकि पुलिस ने उसमें भी तत्काल कायमी कर उस युवक को जेल भेजा था और इस मामले में भी तत्काल इसमें कायमी हुई है और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कायमी कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। राजेश, बुंदेलखंड बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की बोली के लिए। बुंदेलखंड में जो लोग भाषा का उपयोग करते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, उनके मुंह से निकले हुए हर शब्द ऐसा लगता है कानों में घुल रहे हों। लेकिन अगर उसी बुंदेलखंड का एक दूसरा चेहरा ये भी है, तो देश में हम किस तरह से महिलाओं को देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, बड़े बड़े आप मंच रख दीजिए जहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, लेकिन देश की हर महिला के प्रति जब पुरुषों के अंदर सम्मान नहीं होगा ना, तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी, फिर वो चाहे बुंदेलखंड हो या देश का कोई भी कोना हो। अब ऐसे में आगे किस तरह से कार्रवाई होती है? अगर कोशिश हो तो कोशिश कीजिएगा कि इस महिला से बातचीत हो पाए। ये जो युवक है जिसने ये पूरी करतूत की है, उसके परिवार वालों से, उसके घर के महिलाओं से बात हो पाए कि वो किस तरह की टिप्पणी रखती हैं। ये संदेश भी लोगों के बीच में जाना जरूरी है और पुलिस अधिकारी इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस समाज में वो भी रहते हैं, उनका भी एक पक्ष जाना जरूरी है। तो कोशिश कीजिएगा इस मामले में आगे भी रिपोर्टिंग हो पाए। बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 नए स्थानों पर शुरू होने वाली दीनदयाल रसोई की ओर से असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग और मानसिक विक्षिप्त जरूरतमंदों को उनके घर पहुंचकर निःशुल्क खाना खिलाया जाएगा। दीनदयाल रसोई के संचालन का जिम्मा संभालने वाली संस्थाएं इसके लिए सर्वे कराकर ऐसे जरूरतमंद लोगों की सूची तैयार करेंगी। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो 4 स्थानों पर दिसंबर के पहले ये दूसरे सप्ताह में दीनदयाल रसोइयों का संचालन शुरू हो जाएगा। करौंद और अयोध्या बाईपास तिराहे पर दीनदयाल रसोई के संचालन के लिए संस्थाएं तय कर ली गई हैं। कोलार और पुतलीघर बस स्टैंड की रसोई के लिए संस्थाएं 2-3 दिन में तय हो जाएंगी। प्रत्येक दीनदयाल रसोई पर एक वैन उपलब्ध रहेगी। वैन पर तैनात स्टाफ के पास ऐसे जरूरतमंद लोगों की सूची रहेगी। वो रोज तय समय पर वैन से तय स्थान पर पहुंचकर उनको खाना उपलब्ध कराएंगे। जबकि दीनदयाल रसोई में आने वाले सभी जरूरतमंदों को 10 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा तो मिलेगी ही। बहुत अच्छी पहल, जिसको पहले भी सराहा गया था। और एक बार फिर, पहले एक थी, अब 4 रसोइयाँ, दीनदयाल रसोइयाँ शुरू होंगी। और ना केवल आप उनके आसपास रहते हो तो रसोई के अंदर जाकर, दीनदयाल रसोई के अंदर जाकर तो खाना खा ही सकते हैं। और अगर कहीं और भी हैं आप, जो सर्वे कर लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें भी अगर आपका नाम है तो आप वो वैन घूमेगी, आप तक पहुंचेगी, आप उससे भी खाना ले सकते हैं अगर जरूरतमंद लोगों में आपका नाम आता है तो। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। जितना जल्दी हो सके वैभव, इस योजना को शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसकी बहुत सराहना हुई थी। जो गरीब पैसे देने के बाद भी उनको घर जैसा खाना नहीं मिलता था, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, अब उन्हें उसी रसोई का इंतजार है सरकार की इस योजना का।
बिल्कुल, साल का अंतिम महीना चल रहा है और इस पहला या दूसरा हफ्ता दिसंबर का होगा। इसमें 4 दीनदयाल रसोई की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में हमने देखा कि जो रसोइयाँ थी दीनदयाल, उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना का वायरस जिस तेजी से फैल रहा था उसे भी कंट्रोल सरकार को ही करना था। तो एक बहुत अच्छी पहल इसको कहा जाएगा, क्योंकि जरूरतमंद लोगों की कमी नहीं है भोपाल में, गरीबों की कमी नहीं है जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। तो ऐसे में उन जरूरतमंदों को लेकर सर्वे भी किया जाएगा और जरूरतमंदों की लिस्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जो गरीब, जो भिखारी हम देखते हैं कि कई बार भूख से तड़प कर मर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भरपेट खाना मिल सके और पौष्टिक खाना रहेगा ये दीनदयाल रसोई का। सबसे अच्छी बात रहेगी, कई विकलांग भी होते हैं, जरूरतमंद विकलांग, उन तक इनके वैन भी पहुंचेगी। मतलब जो यहाँ पर रहता है उसको वहीं तक खाना पहुंचाने की तैयारी अब नगर निगम, चूंकि नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है पूरा, तो उसने तैयारी पूरी कर ली है। भोपाल में 2 स्थानों का चयन हो चुका है, कोलार और पुतली घर के आसपास भी स्थान का चयन किया जाए, तो जल्द ही ये चयन भी हो जाएगा और जरूरतमंदों को 2 टाइम भरपेट खाना भी 10 रुपए एक वक्त का 10 रुपए उनको देना होगा, वो भी मिलने की शुरुआत हो जाएगी। वैभव, ये 4 दीनदयाल रसोइयाँ तो हम भोपाल में देखेंगे ही शुरू होते हुए, लेकिन क्या आसपास के एरियाज में, हम विदिशा चले जाएं, होशंगाबाद चले जाएं, यहाँ पर भी और रसोई खोलने का प्लान है सरकार का? किस तरह से वहाँ व्यवस्था के बारे में सोचा है, इस बारे में कोई खबरें? फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये पूरी ही रसोई की शुरुआत की जा रही है। पहले यहाँ पर देखा जाएगा कि इसके नेगेटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है और कहाँ पर लूप होल्स है। जब ये पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद शहर के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस योजना के तहत रसोइयाँ खोलने की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, और इस योजना के शुरू होने के बाद कई ऐसे हमने देखा है कि बुजुर्ग हैं जो परेशान होते रहते हैं, उन्हें जो घर का खाना, या फिर कई ऐसे भी लोग हम देखते हैं जो बाहर का, भले ही पैसा हो हाथ में, लेकिन वो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहते, तो यहाँ घर जैसा खाना उन्हें मिल पाएगा। कई ऐसे विकलांग होते हैं जो परेशान होते हैं और उनको दिन भर में, हम बेगर्स भी देख लें, हम सिग्नल्स पर देखते हैं, वो यही कहते हैं कि आप हमें पैसे मत दीजिए, आप हमें खाना खिला दीजिए। तो अगर कोई ऐसा भी ज़रूरतमंद अगर दिखता है तो जाहिर है खिलाने वाला उस रसोई तक भी उसे ले जाएगा। एक तरह से उस व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति दूसरों को अगर आप खाना खिलाना चाहते हो तो आप एक मुश्त पेमेंट उनको कर सकते हैं। उसके साथ ही ये समाज सेवी संस्थाएं, जो कि हम देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो अनाज दान करती हैं, जो गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि आजकल का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जब किसी का जन्मदिन होता है, किसी पैसे वाले का कह सकते हैं, जो सक्षम लोग होते हैं, तो वो अपने जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी गरीब को खाना मिल सके तो आप भी अपनी ओर से इन संस्थाओं को दान कर सकते हैं। आप अनाज भी दान कर सकते हैं, उसके साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि आप कभी भी यहाँ पर आइए, खाने की पौष्टिकता को चेक कीजिए, ताकि आपने जो दान दिया है वो दान का सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी आप खुद ही कर पाए। तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि गरीबों के पास जो बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं, जिनको कई बार हम देखते हैं कि सक्षम परिवार के लोग अपने बुजुर्गों को निकाल देते हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि शायद इनकी वक्त के साथ इनकी जरूरतें खत्म हो गई हैं, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है भोपाल में। पारुल जी, आपने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल पर भी हम देखते हैं, स्टेशन से जब आते हैं तो भी रास्ते में हमको नजर आते हैं, हर चौराहे पर वनस्पत इसी तरह के हालात होते हैं। तो ऐसे गरीब लोगों को जो खाना खिलाना चाहता है वो खाना भी खिला सकता है, और जो मजदूर वर्ग होता है, जो 10 रुपए खर्च करके खाना खाना चाहता है, पौष्टिक खाना, वो भी यहाँ पर जाके खाना खा सकता है, अपना पेट भर सकता है। बिल्कुल, और कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि ये भी सच है कि ऐसे ही लोगों ने बैगिंग को बिजनेस बना रखा है। तो जाहिर है अगर आपकी किसी के प्रति दया भावना है तो आप उसे वाकई उसका पेट भरना ही चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी एक आसान सी सुविधा है कि आप चाहते हैं दान दक्षिणा देना तो आप ये काम भी कर सकते हैं। हालांकि जिस मेन खबर को लेकर हम बात कर रहे थे, दीनदयाल रसोई वैभव, इसको लेकर जाहिर है कि अब जो हर गरीब वर्ग है जिसने इस रसोई में जाकर खाना खाया है वो इंतजार कर रहा है, बशर्ते इस रसोई के अंदर कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो, और जो भी यहाँ खाना खाने आए उसे ये चिंता ना हो कि मैं गरीब हूँ, मैं खाना तो खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि कोरोना साथ में लेकर जाऊँ। तो उसका भी प्रशासन को, तंत्र को, सरकार को पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। और चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में हम कोरोना को लेकर भी चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त देश में जो मुद्दा है कोरोना को लेकर हम बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से रोज नए मरीजों का आंकड़ा 1500 के पार जा रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1383 नए संक्रमित मिले हैं। इसे आप बड़ी राहत मत समझिए, छोटी सी ही राहत है।
1500 से आप 1300 पर आ गए, 1383 पर आ गए हैं। 10 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,06,128 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 3260 पर पहुंच गया। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना संक्रमण के मामले सबसे आगे है। इस मामले में इंदौर में रोज 500 के पार मरीज मिल रहे हैं। ये सिलसिला 24 घंटे के दौरान भी जारी रहा। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42,149 हो गई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना से मौतों के मामले में भी इंदौर सबसे आगे है। शहर में अब तक कोरोना से 760 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के मामले में प्रदेश में दूसरे पायदान पर भोपाल है, पहला इंदौर, दूसरा भोपाल। यहाँ रोज 300 के पार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में राहत जरूर मिली है। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत यहाँ पर भी हुई है, जिसके बाद भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया और मरने वालों की संख्या 520 हो गई है। इंदौर से कविता, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आंकड़े इंदौर में लगातार बढ़ रहे हैं कविता, और अब रोज 500 के ऊपर मरीज निकलना लोग नहीं समझ रहे, तंत्र नहीं समझा पा रहा है। हॉस्पिटल्स में किस तरह की व्यवस्थाएं देख रही हैं आप कविता? जी बिल्कुल, मैं पारुल आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले यदि हम आंकड़े की बात करें तो इंदौर शहर में कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या 500 के ऊपर पहुंच चुकी है। और यदि हम बात करें सोमवार को हुए सैंपल की 5,033 सैंपलों की जांच की रिपोर्ट में 542 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 5,13,289 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 42,691 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि हम अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो जो बेड है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 4 से 5 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। यदि हम एप्पल की बात करें, इंडेक्स की बात करें और जो गीता भवन अस्पताल है उसकी बात करें तो वहां पर भी बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। पारुल, जिस तरीके से इंदौर में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर प्रशासन भी और जो स्वास्थ्य विभाग भी है वो सतर्क है। पारुल, बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि सतर्कता कोरोना को कंट्रोल करने में कितना काम आ पाती है कविता। लोग कितना जागरूक होते हैं, उन्हें जागरूकता के लिए बार बार चैनल्स हम भी अपील कर रहे हैं, एनजीओज भी अपील कर रहे हैं। अब तो एनजीओज को भी शामिल करने की बात आई थी। तमाम तरीके से ये समझाया जा रहा है कि साहब मास्क पहनिए, लेकिन न जाने क्यों लोग इसे लाइटली ले रहे हैं या फिर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोरोना के फैलने के तरीके क्या क्या होते हैं। उनसे भी आपको बचना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। तो सिर्फ जनता को समझना है, क्योंकि कोरोना तो अपना काम कर ही रहा है कविता। और हॉस्पिटल्स में भी व्यवस्थाएं दे दी गई हैं कि आइए एडमिट हो जाइए, वेंटिलेटर भी तैयार है, ऑक्सीजन भी तैयार है। लेकिन उससे बचने के लिए क्या करना है? आपको, हमें और हमारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जागरूक होना है। बहुत शुक्रिया कविता जानकारी के लिए। तो देखिए, कोरोना तो अपना काम कर रहा है, वो पैर पसार रहा है, हर घर में घुस रहा है, हर बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहा है। कई बार लोगों की जानें जा रही हैं। अगर आपकी बॉडी वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, तो आपको भी वो इस तरह से अटैक कर रहा है कि आपकी भी जान जा सकती है। तो कोरोना से डरना तो है ही, साथ ही समझदार होना है कि कैसे आप बच सकते हैं कोरोना से। सब कुछ पता है आपको, लेकिन उसके बाद भी आप गैर जिम्मेदाराना हो रहे हैं क्योंकि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं और इसी वजह से कोरोना लगातार फैल रहा है। तो ध्यान क्या रखना है? हमें मास्क का प्रयोग करना है, ताकि भले ही हम ठीक ठाक हैं, हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, अगर उनमें थोड़े भी लक्षण हैं जो कभी पता ही नहीं चल पा रहे हैं, कभी कभी पता भी नहीं चल रहा है कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स में, तो उनसे भी आप बच सके। बस इतना सा आपको करना है। फिर देखिए कोरोना के आंकड़े अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।